नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858 और इसके बाद का अधिनियम 1861 और 1892 यानी कि इसमें कुल 3 अधिनियमों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। तो देखिए, आपको इसकी बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगा कि सन 1857 में 1857 की क्रांति होती है, 1857 का विद्रोह होता है और इस विद्रोह के बाद भारत में राजनीतिक परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल जाती हैं, क्योंकि इस विद्रोह के बाद कहीं ना कहीं कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है और इसके बाद जो महारानी विक्टोरिया हैं, जो ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन का जो ताज है, उसके हाथों में भारत की पूरी शासन व्यवस्था चली जाती है। तो 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार भारत में एक तरह से एक बड़ा सुधार आया, जिसको भारत का जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने अपना मैग्ना कार्टा भी कहा। तो इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1858 आया है, ठीक है, और इसको इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया भी गया था। तो इस अधिनियम में कौन कौन से प्रोविजंस थे वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर को भंग कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब समाप्त हो जाएगा तो उसके ऊपर जो 2 गवर्निंग बॉडी थी उसकी देख रेख के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था और कोड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, उनको भी भंग कर दिया गया। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके नेक्स्ट प्रोविजन की बात करें तो इसमें गवर्नर जनरल का जो नाम है उसको बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या नाम रखा गया? वायसराय। नाम को ध्यान रखिएगा। और वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। देखिए, इससे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन चलता था और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो गवर्नर जनरल था वही शासन करता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई और संसद द्वारा, ब्रिटेन की जो संसद है उसके द्वारा ही भारत का शासन चलाया जाने लगा। तो ब्रिटिश संसद के एक प्रतिनिधि के रूप में भारत में वायसराय पद का गठन किया गया और वायसराय जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश ताज के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे। और इसके तहत पहले वायसराय कौन बने तो उनका नाम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। राइट, चलिए नेक्स्ट इसमें जो प्रोविजन किया गया था तो वो आपको पता ही है कि इसके तहत यानी इस अधिनियम के तहत बनने वाले प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। राइट, इसके बाद इसमें कुछ और प्रोविजंस थे, जैसे कि इस अधिनियम के तहत भारत में एक नए पद राज्य सचिव का सृजन किया गया। राइट, देखिए नाम ध्यान रखेंगे, वायसराय का पद कहीं ना कहीं एक अन्य नाम से पहले से ही मौजूद था, लेकिन राज्य सचिव नाम के नए पद का सृजन इसी अधिनियम के तहत किया गया और जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, यानी कि जो वायसराय का पद था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ताज का प्रतीक था और उसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जो नया पद का सृजन किया गया, राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और इसके लिए एक गवर्निंग बॉडी का भी निर्माण किया गया, इसके लिए परिषद का भी गठन किया गया था। तो आगे यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया। यानी कि जो राज्य सचिव था वो कोई भी निर्णय अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकता था, उसके लिए एक मदद करने के लिए एक परिषद भी बनाई गई और वो कितने सदस्यीय परिषद थी? 15 सदस्यीय परिषद थी और उन 15 सदस्यों में 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे। ठीक है, यानी कि 8 सदस्य इसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से चयनित किए जाते थे और 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से थे। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि जो राज्य सचिव था उसकी हेल्प करने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था और उसमें 8 सदस्य ब्रिटिश संसद के और 7 कंपनी की ओर से थे। राइट, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। तो ओवरऑल ये 6 पॉइंट आपके भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं और इनके अलावा आपको कोई भी पॉइंट नहीं पढ़ना है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप कवर कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा कि बदलती हुई परिस्थितियों में जब 1858 का अधिनियम आया तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को राजकाज, शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था संभालने में काफी प्रॉब्लम हुई। राइट, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके बाद बहुत ही जल्द अगला अधिनियम आता है जिसका नाम होता है सन 1861 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो ये नेक्स्ट अधिनियम है
इस बारे में जितने भी पॉइंट होंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रोविजन था, इस अधिनियम के तहत वायसराय परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को भी स्थान दिया गया। अब इसके पीछे आपको बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री हो सकती है वो समझनी चाहिए कि भारतीयों को स्थान क्यों दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि विद्रोह के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ऐसा एहसास हो चुका था कि अब भारत में भारतीयों के बिना शासन करना अब संभव नहीं है, कहीं ना कहीं भारतीयों को भी शासन में शामिल करना पड़ेगा, अन्यथा हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भारतीयों की मदद लेना उचित समझा और वायसराय की जो परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में इंडियंस को भी स्थान मिलने लगा। ठीक है, तो ये पहला प्रोविजन ध्यान रखेंगे। इसके तहत एक और प्रोविजन किया गया था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई। ठीक है, आपको पता होगा कि सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और बंबई और मद्रास के लिए भी कानून बनाने का कार्य कलकत्ता की सरकार के अधीन था। लेकिन इस अधिनियम के तहत सन 1861 में उनको कानून बनाने की शक्तियां यानी कि विधायी शक्तियां उनको फिर से लौटा दी गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में आ चुका है। और इस तरह हम देख सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियां अन्य जगहों पर दे दी गई और सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये सब कैसे हुआ। राइट, चलिए इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट प्रोविजन था कि इसके तहत शासन के विभिन्न विभाग वायसराय परिषद के अलग अलग सदस्यों को दिए गए और इस प्रकार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भारत में नींव पड़ी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए वायसराय परिषद के जो सदस्य थे उनको कहीं ना कहीं विभाग दे दिए गए कि रेल विभाग आप देखेंगे, वित्त विभाग आप देखेंगे, ठीक है, गृह मंत्रालय या फिर जितने भी जो मंत्रालय होते हैं, तो अलग अलग विभाग देने के परिप्रेक्ष्य में एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का सूत्रपात कब किया गया था, तो 1861 के अधिनियम में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की पहली झलक आपको देखने को मिलती है। राइट, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत का संविधान कोई एक दिन की उपज तो है नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, संवैधानिक इतिहास है, क्रमशः धीरे धीरे संविधान का डेवलपमेंट हुआ है। राइट, चलिए इसके तहत एक और प्रोविजन था वो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, जो आज राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं 1861 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अगर कोई ऐसा अवसर आता है कि उस समय विधान परिषद या विधानसभा या संसद अस्तित्व में नहीं है, काम नहीं कर रही है और कानून का निर्माण अति आवश्यक है, तो कहीं ना कहीं वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जारी करने के बाद वो कानून इफेक्टिव हो जाता है, बाद में फिर संसद उसको पारित कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी वायसराय को दी गई और ये 1861 के अधिनियम के तहत ऐसा किया गया। तो ध्यान रखेंगे 1861 के अधिनियम में इन 4 बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे, 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राइट, चलिए ये जो 1861 का अधिनियम है, इसके बाद काफी समय बाद जो है अगला जो अधिनियम आता है जो कि महत्वपूर्ण अधिनियम है वह है भारत परिषद अधिनियम सन 1892। ठीक, 1892 में ये अधिनियम आता है और इस अधिनियम के आने का जो बैकग्राउंड है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस की मांगों के आधार पर इस अधिनियम में प्रोविजंस लाए गए थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने जो जो मांगे मानी थी उन्हीं के आधार पर नियम बनाए गए। तो पहला इसमें जो प्रोविजन था, इस अधिनियम के तहत परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। यानी कि जो वायसराय की परिषद है, परिषद में जो भारतीय सदस्य जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई, साथ ही साथ जो बजट है उस पर बहस भी कर सकते हैं और प्रश्न पूछने का भी इसमें अधिकार दिया गया। राइट, और इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन की आंशिक रूप से भी शुरुआत हुई। राइट, यहां पर देखिए
प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की आंशिक रूप से इस अधिनियम के तहत शुरुआत हुई और ऐसी मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही की थी, राइट। और इस अधिनियम के तहत विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 की गई, यानी कि अतिरिक्त भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि इससे पहले 1861 का जो अधिनियम था उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य थे, तो इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन था, तो पहला वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1892 का जो अधिनियम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, हालांकि कोई भी अनुपूरक प्रश्न अभी भी नहीं पूछ सकते थे। तो ये सब पॉइंट्स भारत परिषद अधिनियम 1892 में जोड़े गए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कुल 3 अधिनियमों पर डिस्कस किया है। 1858 का अधिनियम, 1861 का और 1892 के अधिनियम पर चर्चा की गई है। तो इतने पॉइंट अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका पूरा जो है इसमें जो पॉइंट्स हैं जो भी सिलेबस में आता है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपकी वनडे एग्जाम है, जैसे कि यूपीएसआई जिसमें कि समाधान काफ़ी क्वेश्चन समाधान के आते हैं, या यूपी पीईटी एग्जाम या सुपर टेट एग्जाम या एसएससी बैंक रेलवे, जो भी एग्जाम है उनके लिए ये आपका जो सीरीज है वो बहुत ही यूजफुल होगी। आप कोई भी पेड कोर्स मत लीजिए, इसी से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इसमें टू द पॉइंट सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।